Assalamu alaikum everyone, and we are here again with the chapter Trade of Pakistan. और ट्रेड के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें इन जनरल पता होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाह रहा है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमें पता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो ट्रेड कहलाता है, और इसमें दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, जो कि विद इन द कंट्री होती हैं और एक जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री होती हैं। ये दो बहुत नॉर्मल कंसिडर किया जाता है किसी भी ट्रेड के लिए। विद इन द बाउंड्रीज जो होती हैं वो इंटरनल होती हैं, डोमेस्टिक होती हैं, और जो बाहर कंट्रीज के साथ ट्रेड की जाती है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह देते हैं, उसको हम फॉरेन ट्रेड भी कह देते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। ट्रेड मतलब किन से चीजें खरीद और बेच रहे हैं, तो हम क्लासिफाई कर देते हैं इंटरनली, डोमेस्टिकली, ठीक है, और इसी तरह हम इंटरनेशनली को कह देते हैं फॉरेन, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। लेकिन हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं किस ट्रेड से? फॉरेन ट्रेड से। और फॉरेन ट्रेड क्यों हमें फायदा देती है? काइंडली हैव अ लुक ओवर हियर कि फॉरेन ट्रेड करने से क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, 2 मिनट में इसको देखें और फिर आप मुझे बताएं। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक रिगार्डिंग वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे क्या फायदा होता है, क्यों करनी चाहिए हमें ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ। फॉरेन ट्रेड का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे क्या क्या फायदे होते हैं, कोई भी दो लोग मुझे दो बातें बता दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सर, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल राइट, अच्छा, जो लोग जिन्होंने अटेंडेंस चैट बॉक्स में नहीं लगाई है और जो बाद में आए हैं, काइंडली अपना नाम मेंशन करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लें चैट बॉक्स में, ठीक है। इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। ओके जी, अ, हिबा ने कहा कि इकोनॉमिक बूस्ट होता है, ठीक है, और क्या चीज होती है? देखो, ये इकोनॉमिक बूस्ट जो है तुम्हें अलाउ करता है कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो करे और अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे में अवेलेबल हो। यानी मतलब पहले केएफसी पाकिस्तान में नहीं था तो हम शायद चिकन टिक्का खा रहे थे, लेकिन जब से केएफसी आया है और इतने सालों बाद जो इवॉल्व हुआ वो आपका कबाबजीज हो गया या डिफरेंट तरीकों की चीजें हो गई। तो क्या लोकल लोगों को डिफरेंट और एक अच्छी चीज मिल गई इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद? अब यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड आपके यहां आके हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास बाहर से जब चीजें आती हैं तो आपको बहुत सारा अच्छा स्टफ मिलने के बाद आपको पता चलता है इस तरह भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है। साथ साथ बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं जब बिजनेसेस ग्रो हो रहे होते हैं। ये बात तो कंफर्म है ना, ये बात तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब जब बिजनेस ग्रो होगा तब तब लोगों को जॉब्स मिलेंगी। हमने इंडस्ट्रीज में भी ये देखा, हमने एग्रीकल्चर में भी यही देखा, हमने इवन फॉरेस्ट में भी यही किया कि लोगों को फॉरेस्ट ऑफिसर बना के जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं ताकि डिफॉरेस्टेशन रोकी जा सके। अब अगर आगे देखें तो हमें बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करके सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे पास जो करेंसी का डिफरेंसेस होते हैं, जैसे डॉलर और पाउंड और दूसरी करेंसीज, इसमें हमें एक्सचेंज में बहुत फायदा होता है, ठीक है। और हमको डॉलर में पेमेंट होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो उसकी वजह से आपकी कंट्री में बहुत सारा इनफ्लो हो जाता है
दूसरी करेंसी का, जो कि डॉलर है, और उसी की वजह से आपकी अच्छी रेटिंग या रैंकिंग डिटरमिन होती है। ठीक है, तो कंट्री की ओवरऑल जीडीपी अच्छी हो जाती है। कभी कभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत फायदा होता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो अभी आप क्लास में मौजूद हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्लो की। कोई बताएगा मुझे कि मैं क्या बात कह रहा हूं? सर आप रिपीट कर सकते हैं बात को? ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लो है, ये फॉरेन ट्रेड में बहुत इनकरेज होता है, और इस वक्त भी हम उस इनकरेजमेंट के फेज में बैठे हुए हैं। ओके सर। देखो हेबा, तुम पढ़ रही हो सऊदी अरब से, है ना? यस और सर। मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। यस सर। बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं। कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई लाहौर बैठा है, कोई हैदराबाद से है, कोई घोटकी से बैठा हुआ है, कोई पेशावर से बैठा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में तो ट्रेड ही हो रही है। ये सब बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे ट्रेड कर रहे हैं विद द इंफॉर्मेशन एंड फॉर देयर सीआईज। ठीक है, मैं इनको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। जब कोविड नहीं था तो हमें कुछ नहीं पता था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जब कोविड आया तो हमें बाहर के लोगों से राब्ता करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ी। ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू पता चला जी जूम होता है, गूगल मीट होता है, टीम्स होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। उसके थ्रू हमें पता चला कि जनाब ऐसे भी होता है। तो लोगों ने सेटअप कर लिया उस इनफ्लो को, जो इनकरेजमेंट आ रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू ले गए। इससे अंदाजा लगाओ कि ये इतना इंपॉर्टेंट था कि व्हाट्सएप तक वीडियो कॉलिंग का फीचर लेकर आ गया, जो कि बिल्कुल हैंड हेल्ड डिवाइस है। ठीक है, तो जब कभी इस तरह की चीज होती है और जब फॉरेन ट्रेड में बहुत पैसा होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लो भी बहुत ज्यादा इंकरेज करता है चीजों को, और उससे भी बिजनेसेस ग्रो होते हैं। अगर हम आगे चलें तो हमें पता चलता है कि हम दूसरी कंट्री से क्यों ट्रेड कर सकते हैं। और एक ये कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचें और अच्छी प्राइस पे बेचें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। जो पैसा हम बाहर बेच के चीज कमाएंगे, उससे हमारी कंट्री को फायदा होगा। और फायदा ऐसा होगा कि फर्ज करो कि मैं 100 रुपए की चीजें बेच रहा हूं, यानी मतलब 100 रुपए की चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, $100 कमा रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास इतने डॉलर आ गए हैं कि मैं अब इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं इस वाली लाइन को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं कम से कम $50 की इंपोर्टेड चीजें मंगवा सकता हूं। जब तुम कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो तुम्हारे पास से पैसे चले जाते हैं, और जब तुम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हारे पास से चीजें प्लस होती हैं। एक्सपोर्ट मतलब है चीजें बनाकर बेचना, और इंपोर्ट मतलब है बनी हुई चीजें बाहर से मंगवाना। तो आसान जबान में, तुम जो चीजें बनाते हो वो कम पैसों की होती हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो तुम ज्यादा चीजें भी बेच लो, तब भी तुम्हारे पैसे कम होंगे। और तुम बाहर से कम चीजें भी मंगवा लो, तो मंगवाओगे डॉलर में तो तुम्हें महंगी ही पड़ेंगी। क्या इतनी बात समझ आई है सबको? यस सर। अब आसान सा तरीका इस सारी सिचुएशन से निकलने का ये है कि हमें चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद बना लें, बाहर से मंगाए ना। लेकिन उसका एक और व्यू है, और वो व्यू ये है कि बाहर से जब तक चीजें आएंगी नहीं तो हमें स्टैंडर्ड कैसे पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड को मीट करना है। तो कुछ हद तक हमें इंपोर्ट करना जरूरी भी होता है, और कुछ चीजें हो सकता है आपके पास हो ही ना, तो आपको मंगानी ही पड़े। ठीक है, हम आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या करते हैं।
देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में दो लाइनें लिखी हुई हैं, जरा जल्दी से इसको देखें। मैं चाह रहा हूं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, तो फिर आपको सवाल की तरफ लेकर चलूं। इसमें दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन दो चीजों के बारे में आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, पैसे खर्च और पैसे कमाने के लिए, ये वही बात लिखी है। इंपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। मनी इज स्पेंट ऑन इंपोर्ट विच लीड्स टू एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपके पास से पैसा चला जाता है, और जाहिर सी बात है डॉलर में ही बात करनी होती है, तो आपके पास से डॉलर चला जाता है। डॉलर जाना इज नॉट गुड फॉर दी कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, एंड डॉलर आना इज अ गुड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन। प्लस होगा तो फायदा, अच्छी बात है, माइनस होगा तो नुकसान है, ठीक है जी। एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है। ओके, अच्छा जी। कुछ होती हैं हमारे पास विजिबल ट्रेड, ठीक है, और कुछ होती हैं इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड को, ठीक है, आप ये समझ लें, सर्विसेज, ठीक है। और जो विजिबल ट्रेड है वो फिजिकल इन नेचर है, यानी मतलब नजर आती है, आप छू सकते हैं उसे, ठीक है। विजिबल ट्रेड जो सामान आता जाता है, नजर आता है। इनविजिबल ट्रेड वो है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं आपको एक सर्विसेज फराहम कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी है, ठीक है। मैं कोई नर्सिंग का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल का प्रोग्राम चला रहा हूँ, ठीक है ना, थ्रू द सॉफ्टवेयर। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा हूँ, अगर वो चीज जो मैं भेज नहीं रहा लेकिन आप तक पहुंच रही है थ्रू इनविजिबल मीडियम, जैसे कि पढ़ा रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज सर्विसेज में आती हैं। तो सर्विसेज आती हैं नॉन फिजिकल में, ठीक है, उसको हम इनविजिबल भी कह देते हैं। लाइक डॉक्टर्स, बिल्कुल। अब अगर हम एक्चुअल चीज की तरफ चलें, तो हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी चीजें बनाकर बेचते हैं और कौन सी चीजें हम खरीदते हैं। देखो, यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या बात लिखी है, और फिर इंपोर्ट के अंदर जाके देखेंगे कि इंपोर्ट में क्या है, ठीक है। यहां देखो एक्सपोर्ट के अंदर क्या ट्रेंड है। पाकिस्तान में जो चीजें हम बनाकर भेजते हैं वो राइस है, फिश, कॉटन, वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सारी चीजें हैं जो हम बाहर भेजते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी ज्यादा हम भेज दें, लेकिन इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक, ये खाने वाला आइटम है और जल्दी खराब हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में नहीं रह सकता, जल्दी जाए जल्दी पहुंचे, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। इसलिए इसके पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। इसी तरह अब हमारे पास थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये सब क्या थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब जो जमीन की नेचुरल चीजों से हम लेके भेज रहे हैं। पाकिस्तान में अब थोड़ा सा मामला चेंज होने लगा है, क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा आ गए हैं। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, सर्जिकल, स्पोर्ट्स गुड्स और कारपेट्स ये बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि अब हम प्राइमरी प्रोडक्ट से ज्यादा मूव होकर किस तरफ जा रहे हैं? वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की तरफ जा रहे हैं। यानी मतलब कोई ऐसी चीज बनाए जिससे कोई ज्यादा फायदा हो रहा हो, वैल्यू एडेड, ठीक है ना, एडेड वैल्यू हो उसमें। अब वैल्यू एडेड चीजें आपके पास अगर होंगी, तो आपके पास ज्यादा पैसे आने के चांस हैं। यानी मतलब चावल तो इंडिया भी बेच रहा है, चावल तो बांग्लादेश भी बेच रहा है, चावल तो ब्राजील भी बेच रहा है। तो आपके चावल में क्या था जो आपसे ले लिया जाए, सिवाय सस्ते के? भाई आप ये कह सकते हैं कि मेरा चावल जो है वो बासमती चावल है, और वो खाने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। तो यू काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू, ठीक है।
इसी तरह अब जो पाकिस्तान में शिफ्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में लोग कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरीज होती हैं जो कि ज्यादातर किस तरह का काम करती हैं? प्रोसेसिंग का काम करती हैं, ठीक है, और प्रोसेसिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चर करती हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में अब मशीनरी वाला बूम आ रहा है। लोग अब चीजें बनाकर बेच रहे हैं, रादर देन प्राइमरी प्रोडक्ट्स दे आर क्रिएटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग सेकेंडरी गुड्स। हमने ये इंडस्ट्री में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब हम ज्यादातर शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स तक, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास वैल्यू ऐड हो रही है चीजों में, और वो हम बेचेंगे तो फायदा होगा हमारा। अच्छा, जो बात मैं आपको यहां बता रहा था राइस कॉटन फिश के हवाले से, वो बात ये थी कि जब आप इस तरह की चीजें बेचते हैं तो टन्स ऑफ टन्स ये चीजें जाती हैं और उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि जापान से, जर्मनी से अगर आप मशीनरी मंगवा रहे हैं या गाड़ियां मंगवा रहे हैं तो वो नंबर में कम होंगी लेकिन उनके पैसे ज्यादा होंगे। तो हमें कुछ ऐसी ही वैल्यू एडेड चीजें बनानी होंगी जो नंबर में भले कम हो, ठीक है, लेकिन उनके पैसे ज्यादा मिले, ठीक है। तो हमें कुछ इनोवेशंस की तरफ जाना होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह की चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज बीन इंपोर्टिंग मोर कैपिटल गुड्स, यही बात मैंने आपको अभी बताई ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या चीज हो रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस इंपोर्ट को हम अच्छी इंपोर्ट कहेंगे क्योंकि आगे जाके इससे बहुत सारी चीजें हम बना के बेच रहे होंगे तो फायदा होगा। Importing more capital goods it is a positive trend as it helps in economic growth and development. However, there are challenges like drastic increase in imports due to a high and ever increasing population. मैं अगर इंपोर्ट करता रहूंगा चीजें तो मेरी तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज्यादा है, तो मेरे लिए तो हमेशा मुश्किल होगी इंपोर्ट्स को मेंटेन करना। भाई मेरे लोगों को अगर एक चीज अच्छी लग गई तो कैसे मैं उससे निकलूंगा बाहर? मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूं, ये मिसाल एवरग्रीन मिसाल है, तुम्हें अभी समझ आ जाएगी। तुमने इस चीज का नाम तो सुना और देखा और सुना और खाया और पिया होगा, यस सर। अब ये जो न्यूटेला है भाई, ये न्यूटेला अगर आपको, मुझको, मेरे बच्चों को, आपके बड़े को, आपके छोटे को, सबको पसंद आ गया तो क्या मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी? लेकिन क्या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँगा और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा होगा, और उस डॉलर के ऊपर जाने की वजह से जितने डॉलर मैं खर्च करूंगा उतने डॉलर मेरी कंट्री से बाहर चले जाएंगे। क्या मेरी इकोनॉमिक कंडीशन नीचे आ रही होगी? यस सर। जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि न्यूटेला ना मंगवाऊं, या कंट्री तुम्हारी न्यूटेला की इंपोर्ट के ऊपर इतने पैसे लगा देगी कि लोग उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे आईफोन्स के साथ हुआ है पाकिस्तान में, लग्जरी फोन। अब लग्जरी फोन को अगर इस्तेमाल करना है तो भाई 2 लाख की उसकी पीटीए के पैसे दो। तो कोई कहेगा यार 2 लाख का मैं कोई आम सा फोन ही ले लेता हूं, मैं 2 लाख एक फोन का दूं फिर उसके बाद उसकी इस्तेमाल करने के भी पैसे दूं, इससे बेहतर है मैं कोई और ही फोन ले लूं। तो डिस्करेज करती है कंट्री इस तरह के इंपोर्टेड चीजों को, इस तरह के मेजर्स लेकर। ये भी मेजर्स हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब यस सर। न्यूटेला की मिसाल तो ऐसी है कि जिस वक्त न्यूटेला सब लोग खा रहे थे या पी रहे थे और एकदम प्राइसेस न्यूटेला के ऊपर चली गई ड्यू टू द डॉलर एक्सचेंज रेट, तो उसकी वजह से अब न्यूटेला के एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था, हर कोई खा रहा था, पी रहा था, छोटा बच्चा, बड़े भी, ये भी, वो भी। अब इसके होने से, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इंपोर्टेड प्रोडक्ट होने से फायदा क्या हुआ। लोग जब ये खरीद रहे थे और एकदम खरीदना बंद किया लोगों ने क्योंकि ज्यादा महंगा हो गया था, एक 200 रुपए की चीज
₹1000 ऐड होके मिल रही थी, 1200 की हो गई थी, वही साइज वही चीज, क्योंकि ड्यूटी उस पर ज्यादा पड़ गई थी डॉलर महंगा होने की वजह से। तो किया ये लोगों ने कि इसका लोकल सब्स्टिट्यूट निकाला। किसने? लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने, कैंडीलैंड ने, यंग्स ने, ठीक है, जिनके मायोनीज वगैरह आप खाते हैं, जिनकी कैंडीज वगैरह आप खाते हैं। पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स ने इसकी एक सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की, और लोग जो 1200 रुपीज का छोटा जार नहीं ले पा रहे थे, वो कहां चले गए? 200 का या 400 का एक उसी साइज से बड़ा साइज लेकर घर आ गए। शुरू शुरू में इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि अवेलेबिलिटी है, बच्चों को क्या पता कि कौन सी चॉकलेट खिलानी है, यही खिला देते हैं, बच्चे समझे यही न्यूटेला है, और वो फिर एक इंस्टेंट हिट हो गया। अगर आप अभी डबल रोटियां लेने जाएंगे या सुबह के लिए दूध अंडे डबल रोटी कुछ भी लेने जाएंगे मार्केट में, तो आप जाके जरा शेल्फ चेक करिएगा दुकानदार के कि वहां पर न्यूटेला रखा है या नहीं, और न्यूटेला के साथ पाकिस्तानी ब्रांड्स कितने रखे जो यही चॉकलेट है। तो इसका मतलब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आने से लोकल मार्केट की चीजों में भी फायदा होता है, वो उसको कॉपी करके इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको कॉपी कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही? यस। अच्छा जी। अब देखो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एक्सपोर्ट में। जल्दी से प्रॉब्लम्स को रीड करो, मैं जरा पानी पी लूं, और फिर प्रॉब्लम्स जब एक्सपोर्ट की देख लो और उसको इम्प्रूव करने का तरीका देख लो, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि इंपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बाय द वे, हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे? जितनी कम इंपोर्ट होगी, जितनी कम इंपोर्ट होगी, उतना अच्छा है हमारे लिए। जितने मैं पैसे खर्च कर रहा हूं वो बेहतर है, और जितना मैं ज्यादा कमा रहा हूं एक्सपोर्ट करके उतना बेहतर है। ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं ₹1000 की एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं ₹100 की इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा सम टोटल क्या आएगा? 900 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ₹1000 कमा रहा हूं एक्सपोर्ट करके और मैं 900 की इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा सम कितना आएगा? सिर्फ 100। तो मेरे लिए 100 की सिचुएशन बेहतर है या 900 की? ऑब्वियसली 900 की सिचुएशन बेहतर है। तो मैं चाहूंगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि मैं अपने लोगों पे फिर पैसा लगाऊं। ठीक है ना? अच्छा जी, जल्दी से इसको रीड करें, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके सर। मम्मा अभी क्लास ले रहा हूँ। ओके जी, आई होप कि आप पहली चीज के तो लिए तो गो थ्रू हो गए होंगे। हम जरा देखते हैं कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे। ये टॉपिक बहुत जनरल है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत स्पेसिफिक आती है। मुझे वो सब कुछ पढ़ा के उस स्पेसिफिक चीज तक जाना है आपके लिए, ताकि आप पास पेपर के सवाल सॉल्व कर सकें। रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है फुरकान? रिकॉर्डिंग मेरी गूगल ड्राइव पे होती है, और मैंने गूगल ड्राइव आप लोगों से शेयर की हुई है। ठीक है? हाँ अब्दुल्ला, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। हमें इंपोर्ट सोच समझ के करनी चाहिए, इतनी जितने का फायदा हो, इतनी नहीं कि जितने का नुकसान हो, टू बी प्रिसाइज। ठीक है? पॉपुलेशन के हवाले से देख के।
जरूरत से ज्यादा चीजें ले आएंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। मैं बिल्कुल सारे लिंक्स रीशेयर कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने वैसे कल किए थे, मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, जब हमें इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का पहला तरीका, पाकिस्तान कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू डेवलप स्किल्ड लेबर, और वो स्किल्ड लेबर रिड्यूस करें लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट थ्रू। एक और रीजन हमारी महंगी चीजों पे ये होता है कि हम महंगी चीजों को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं ताकि महंगी चीजें हमारे पास आए ही ना। जैसे कि हमने आईफोन के साथ किया या न्यूटेला के साथ किया, लग्जरी आइटम्स को हम अपनी लाइफ से कुछ अरसे के लिए निकाल दें, ठीक है। तो हाई टैक्सेशन लगा दें उन पे, या इंटरेस्ट उस पे ज्यादा कर दें कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़े। फिर एक्सप्लोर और यूटिलाइज करें हम अपनी ओन रिसोर्सेस को, ठीक है। और अपनी चीजों को अगर हम खुद ही यहाँ रिक्रिएट कर लें तो हमें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी, तो इस तरह भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब न्यूटेला अगर पहले 100 बॉटल्स आ रही थी तो अब शायद 50 आ रही हो, क्योंकि 50 लोग यहाँ की अपनी भी खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मंगवाना कम हो जाएंगे हम। देन हमें थोड़ा सा प्रोमोट करना चाहिए पेट्रियोटिज्म। ये वाली चीज तो तुमने अभी जो बॉयकॉट हुआ है कुछ दिनों में, और उसमें हमने देखा है एक ब्रांड को ऊपर आते हुए जो पिछले 10 साल से मौजूद था लेकिन कोई खरीदता नहीं था, लेकिन अब वो नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है। तो क्या पेट्रियोटिज्म की वजह से ही आया? यानी मतलब अपनी मुल्क की चीजें खरीदें, अपने मुल्क की चीजें खरीदें, Sir, what लोकल, is patriotism? अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए अपने मुल्क की चीजें खरीदें, ठीक है। Okay, okay. नाउ इनकरेज लोकल बाइंग, ताकि आपके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आए और आपकी लोकल इंडस्ट्री ज्यादा ऊपर आए और कंज्यूमर गुड्स बनते रहें। कभी कभी आप हाई टैक्सेस इंपोर्ट टैरिफ कर देते हैं ताकि इंपोर्टर्स डिस्करेज हों कि यार इतनी महंगी चीज मंगवाऊंगा तो कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, छोड़ो यार क्या जरूरत है। देन यू शुड रेज अवेयरनेस अबाउट हाउ एक्सेसिव इंपोर्ट्स कैन नेगेटिवली इफेक्ट द इकोनॉमी। यानी मतलब आप अपने लोगों को बताएं कि यार ये तुम आईफोन के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हो, तुम ये इतने बड़े बड़े न्यूटेला के डब्बों के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हो, नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। यानी मतलब अगर तुम अभी ये काम करोगे तो अभी ज्यादा नुकसान होगा, तुम बेहतर कर सकते हो इन चीजों को, इनके बगैर भी जिंदा रह सकते हो, कर सकते हो। नो ऑफेंस टू न्यूटेला लवर्स एंड आईफोन लवर्स, ठीक है, मेरे खुद के पास भी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं जो हमें यहां देखनी है कि हम किन के साथ ट्रेड करते हैं और क्या ट्रेड करते हैं। हम किस को क्या चीज बेचते हैं और किससे क्या चीज लेते हैं, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग पार्टनर्स। किन के साथ ताल्लुक है, मैं अब्दुल्ला को एक चीज दे रहा हूं और अब्दुल्ला से दूसरी चीज ले रहा हूं, यानी मतलब अमेरिका से एक चीज इंपोर्ट कर रहा हूं और क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो पहले देखते हैं हम किन से क्या क्या चीजें मंगवाते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, इसके लिए सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। गो थ्रू इट, एक एक चीज बच्चों की तरह बताऊंगा तो टाइम लगेगा। यूके से क्या मंगाते हैं, ठीक है, यूएसए से क्या मंगाते हैं, ठीक है, जर्मनी से क्या मंगाते हैं, कोई एक एक चीज याद रख लेना ताकि तुम्हें डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो, ठीक है। मशीनरी जो मंगवा रहे हैं यूएसए से मंगवा रहे हैं, ठीक है। आटा भी मंगवाते हैं वहां से हम। बाय द वे, ये आटा मंगवाने वाली बात 1954 में मलिक गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट में एक फूड क्राइसिस हुआ था जो हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। उस फूड क्राइसिस में मलिक गुलाम मोहम्मद ने यूएसए से 1954 में वीट मंगवाई थी। बता इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम एक चीज को दूसरी चीज से कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो।
जर्मनी से हम मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मंगवाते हैं, ठीक है। यूके से हम इसी तरह की चीजें मंगवाते हैं जैसे जर्मनी से, क्योंकि वहां की और यहाँ की चीजें एक जैसी ही होती हैं क्वालिटी में, ठीक है। और हम फर्टिलाइजर्स भी मंगवाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल भी करते हैं अपनी सॉइल्स पे। सऊदी अरब से हम क्या मंगवाते हैं भाई या हबीबी? हम पेट्रोल मंगवाते हैं, ठीक है। मलेशिया से हम एडिबल ऑयल मंगवाते हैं, ठीक है। जापान से हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और मशीनरी मंगवाते हैं। इसमें आप आसानी के लिए व्हीकल्स कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और श्रीलंका से देखो हम क्या मंगा रहे हैं, चाय मंगवा रहे हैं, ठीक है। यहां हमने चाइना का जिक्र नहीं किया क्योंकि हम चाइना से हर दूसरी चीज मंगवा रहे हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। ऑल थिंग्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है चाइना से चीजों मंगवाने का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट देखो हम किससे क्या क्या करते हैं, किसको क्या क्या चीजें भेजते हैं। जिससे हम मशीनरीज मंगवा रहे थे उनको हम क्या भेजते हैं, कारपेट, रग्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीजें तुम यूएसए से मंगवा रहे थे, जरा देखो, तुम आटा मंगवा रहे थे, वेजिटेबल ऑयल मंगवा रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे मशीनरी। क्या जितनी भी चीजें वहां से आ रही हैं, क्या तुम एक्सपोर्ट इतना कर रहे होगे कारपेट, रग्स और सर्जिकल इक्विपमेंट के तुम्हारी यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग आ रही होगी कि एक्सपोर्ट तुम ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो? क्या प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारा प्लस में आ रहा होगा रिजल्ट? जो भी चीज तुम मंगा रहे होगे वहां से, वीट या मशीनरीज या वेजिटेबल ऑयल, तो उसकी अमाउंट ज्यादा बन रही होगी। जो चीजें तुम यहां से भेज रहे हो उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं बन रही होगी। क्या इतनी बात समझ आ रही है कि क्यों हमारी चीजें नेगेटिव में होती हैं ज्यादातर? जी सर। इसी तरह जर्मनी में हम कपड़ा भेज रहे हैं, कारपेट्स, रग्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं, और हम लेके आ रहे थे मशीनरीज। तो मशीनरी तो महंगी होती है इन सारी चीजों से, भले कम लें या ज्यादा लें, उसके तो रेट में डिफरेंट होता है। और बाहर वालों से ले रहे हो तो वो वैसे ही डिफरेंट है। अच्छा जी। फिर यूके से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम रॉ कॉटन भेजते हैं उनको, ठीक है। अब याद है वो यहाँ पर किस लिए आए थे? स्पाइसेस के लिए आए थे। और स्पाइसेस के साथ साथ हम कॉटन की इंडस्ट्री में भी उन्होंने बड़ा काम कर दिया था हमारे साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो आज भी हम कॉटन भेजते हैं उनको यहाँ से, फिर वो उससे अपना काम करते हैं। कारपेट्स, रॉक, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये भी वहीं जाता है। देखो सऊदी अरब में हम क्या चीजें भेज रहे हैं, हम स्पाइसेस भेजते हैं, राइस, रेडीमेड गारमेंट्स, ये चीजें हम सऊदी और यूएई में भेजते हैं। चाइना प्लस हांगकांग में हम क्या चीज भेज रहे हैं, हम कॉटन यार्न भेज रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा जाता है हमारे यहां से। जापान में हम क्या भेजते हैं, फिश और फिश के प्रोडक्ट्स, यानी मतलब आसपास की और चीजें, ठीक है, जैसे श्रिम्प्स वगैरह। अब मैं जरा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तसल्ली से इसको पढ़ लो, उसके बाद इसका सवाल सॉल्व कराऊंगा तो समझ आएगा, उससे पहले समझ नहीं आएगा। पहले तसल्ली से पढ़ो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा जी, जितनी बात हमने अभी की, वो सारी की सारी बात, वो सारी की सारी बात इस बैलेंस ऑफ ट्रेड और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही लिए थी, ठीक है। हम अपनी इकोनॉमी को या अपने बैलेंस को अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो हम कहेंगे हमारी इकोनॉमी अच्छी है, और अगर हम नेगेटिव में देखेंगे तो हम कहेंगे कि बुरी है। अब यहां समझाने के लिए एक बात कर देता हूं।
फॉर्मूला क्या है इस बैलेंस ऑफ ट्रेड का? फॉर्मूला ये है इस बैलेंस ऑफ ट्रेड का, जैसे कि मैंने 1000 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट की, ठीक है, और मैंने इंपोर्ट की 500 रुपए की चीजें, ठीक है। मैंने इंपोर्ट की 500 रुपए की गुड्स और एक्सपोर्ट किए 1000 रुपीज के गुड्स, तो मेरा यहाँ बैलेंस आ गया 500 रुपए का पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव समझ आ रहा है? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट की अमाउंट ज्यादा है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो कि हम 1000 रुपए तो कमा ही रहे थे, लेकिन हम 2500 रुपए की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा कितने का डिफरेंस आ जाएगा? हमारा माइनस में आ जाएगा 1500। अब मुझे बताओ कौन सी कंडीशन अच्छी है? क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड 500 प्लस वाला बेहतर होगा इकोनॉमी को प्रोजेक्ट करने के लिए, या -1500 वाला? अब ये सर माइनस पॉजिटिव 500। Plus 500. एग्जैक्टली, अब माइनस वाला तो सिचुएशन ही खराब हो गई, ठीक है। अब अगर तुम माइनस में चले गए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो ये ट्रेड सरप्लस है। लेकिन अगर इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, सो इट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, यानी मतलब ट्रेड का डिफरेंस, ठीक है। हमारी एक ही कोशिश है कि भले ये 500,999 हो, यहां पर +1 आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, ताकि हम कह सकेंगे ये पॉजिटिव है, ठीक है। हमारा फायदा यस। इसी, इतनी बात समझ आ रही है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गौर से देखो, यहां क्या लिखा है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। यहां नहीं लिखा ये। बात समझ आ रही है? यहां पर जी नहीं सर। लिखा कि कोई एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यहां सिर्फ गुड्स लिखा है, यानी मतलब फिजिकल वाले गुड्स की बात हो रही है। जहां सर्विसेज और इनविजिबल ट्रेड की बात होगी, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से निकल के कहां चला जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर नीचे, वही वैल्यू ऑफ गुड और वही वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, बस सर्विसेज भी ऐड हो जाएंगी। तुम्हारे पास यहां 1000 था, ठीक है, इस 1000 में मैंने 500 और ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां पर वही 2500 था, ठीक है, और वही 1000 था, ठीक है। हम बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं 1000 रुपए की, और सर्विसेज जो दे रहे हैं वो 500 रुपए की है, तो हमारा यहाँ टोटल था 1500। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, 1500 टोटल बन रहा है, और दूसरी तरफ है 3500। तो बताओ क्या अब सिचुएशन हमारे फेवर में है? यस सर। सिर्फ देखो, 1500 हमारी एक्सपोर्ट है, ठीक है, और हमारी इंपोर्ट जो है वो 3500 है, विच इज नॉट फीजिबल, क्योंकि हमारे पास -1000 का रिजल्ट आ रहा है। अगर -2000। हमें इसको पॉजिटिव में रखना है, ठीक है ना, हमें इसको पॉजिटिव में रखना है, तब हमारे लिए अच्छा है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सर्विसेज भी ऐड होती है, बस ये याद रखना, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें रीजन बता रहा हूं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। जरा जल्दी से देखो, फिर सवाल करने चलेंगे। सवाल करोगे तो समझ आएगा, उससे पहले समझ आना मुश्किल है,
क्योंकि ये वाहिद टॉपिक ऐसा है जहां पर कुछ कैलकुलेशन ज्योग्राफी में करनी पड़ती है। इसके अलावा कहीं और ज्यादा नहीं करनी पड़ती सिवाय पॉपुलेशन के चैप्टर में, वो भी बहुत माइनर सी। ठीक है, लेकिन यहां ज्यादा है। पहले इसको रीड करें और देखें सामने वाली जो बात लिखी है समझ आ रही? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इतनी सारी बातें हम ऑलरेडी कर कर आ रहे थे और ये वो बातें हैं जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स मंगा ली हमने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तो वो भी महंगी हैं। लग्जरी आइटम्स मंगा रहे हैं अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लेकर जाने के लिए, दोस्तों को शशके करा रहे हैं आईफोन के, ठीक है, गाड़ी बड़ी ले ली, ठीक है, कॉस्मेटिक्स बाहर से मंगा लिए जबरदस्त जबरदस्त से। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके बगैर भी काम हो सकता है, खासकर उस वक्त जिस वक्त आपकी हालत खराब हो। ठीक है, नाउ हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, हो सकता है भाई हमारे यहाँ भी चीजें बनती हो वो भी बेहतर हो, तो अगर हम उनका इस्तेमाल कर लें हो सकता है हमारे कुछ दो पैसे बच जाएं। तो वो जो दो पैसे बच जाएंगे उससे बड़ा फायदा हो सकता है हमें। इसी तरह हमारी एक जरूरत है ऑयल मंगवाना, जो कि इंपोर्ट करते हैं हम सऊदी अरब से, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन को रिवर्स करना हो, चलो अभी तो मैं ये कह रहा हूं ना ये क्यों हमें फेस करना पड़ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो ये जो इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल वाली बात है, सिर्फ यहां देख लो, सिर्फ इस पॉइंट से तुम्हें समझ आ जाएगी सारी बात। अगर मुझे बाहर से तेल मंगाना पड़ता है जो कि मेरे मुल्क में नहीं है, और उसको मंगाने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसकी वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, क्या मैं ये दुआ करूं कि कल को मेरे यहाँ ऑयल निकल आए और मुझे दूसरों से ना मंगाना पड़े, मैं अपनी चीज खुद ही इस्तेमाल कर लूं, तो क्या मेरी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? जी सर। तो यही हमने हर सिचुएशन में करना होगा या सोचना होगा। ये अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इसकी सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। जैसे अनफेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज होता है ना, कहीं डॉलर या पाउंड बढ़ जाता है तो हमारा डिफरेंस बहुत आ जाता है और उस डिफरेंस की वजह से हमारी सारी चीजें हिल जाती हैं। या हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसको फैसिलिटेट करते करते हमारा हाल बुरा हो जाता है, तो हमें या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। जैसा कि एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट्स के हवाले से लिखी है, सम कंट्रीज मे रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू। अच्छा, यहाँ इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान का मतलब है एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं बाहर की कंट्रीज, ठीक है। कुछ कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना अपने यहाँ, यानी मतलब वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उनसे। किस वजह से? आप बच्चों से काम करवाते हैं। इसी तरह आपके यहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, ठीक है। लोग देखेंगे कहेंगे यार क्या गंदी जगह से कोई सामान मंगवाए, नहीं नहीं, कहीं आर्टिकल छप गया जी बहुत गंदी जगह से काम हो रहा है, तो आपसे तो कोई चीज नहीं मंगवाएगा फिर बाहर का बंदा, वहां तो सफाई बहुत होती है। या उन्होंने देखा यार ये तो जो फुटबॉल है ये जाने वर्ल्ड कप में, लेकिन तस्वीर आ गई कि जी बच्चा बना रहा है फुटबॉल में, हवा भर रहा है वो, तो वो तो फिर आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह भी आपकी चीजें रह जाती हैं, ठीक है। इस वजह से भी ऐसा होता है। और ऐसे भी होता है कि आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत लिमिटेड हैं, दोस्त यार ही कम है। तो अगर मैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ा लूं तो ज्यादा लोगों को चीजें बेच सकता हूं, और अगर मैं अपनी कमी कोताहियों को बेहतर कर लूं, जैसे चाइल्ड लेबर, अनहाइजीनिक स्टफ, स्टैंडर्ड्स अच्छे कर लूं, तो क्या मैं बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ रिस्ट्रिक्शंस हटा के काम कर सकता हूं, यानी मतलब मैं उनके लिए फेवरेबल हो जाऊंगा, ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। ये एक दो चीजें और आपके पास हैं, उसको जरूर देखें। ये जो अगला वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा है ही जरा खराब, ठीक है, और हमारे पास चीजें हल्की फुल्की देर में ही पहुंचती हैं, या हम किसी को देर में पहुंचाते हैं क्योंकि हमारे रोड्स के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म या लाइट चली जाना या आना, उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारी जो ट्रेडिंग है वो इफेक्ट होती है। तो अगर हम इनको बेहतर कर लें तो हमारे पास शायद कुछ मामला बेहतर हो जाए। चलते हैं जरा मेन चीज के पीछे। मैं यहां पर आपको एक सवाल दिखाना चाह रहा हूं, और ये है एक डिवाइडेड बार ग्राफ। ये है इंडस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले आप इसको देखें। लिखा क्या है? लिखा ये है कि डिवाइडेड बार ग्राफ है। जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन में आपने 4 मार्क्स के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को ड्रॉ करना है इस 0 to 100 के स्केल में। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आपको प्राइमरी नजर आ रहा है? प्राइमरी कितना है? 42% है। क्या आपको 40 नजर आ रहा है? यहां पर आपको 40 नजर आ रहा है सबको? जी सर। 40 के बाद हम पहला और दूसरा ले लें तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा प्राइमरी, ठीक है। अगर इसने मुझे यहाँ पे प्राइमरी में कोई लाइंस दी हुई होती, या यहाँ सेकेंडरी में डॉट्स दिए होते और यहाँ इसने ऐसे ऐसे करके कुछ दिया हुआ होता, तो मैं वो बना देता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? सेकेंडरी में वो कह रहा है 42 के बाद सेकेंडरी है 14, तो 42 में 16 ऐड करो, कितने होने चाहिए? 56। तो 55 नजर आ रहा है, देखो यहाँ ये रहा 55, है ना। तो 55 के बाद वाला ले लूं तो 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मैंने सेकेंडरी लिख दिया, ठीक है। और अगर कुछ होती इस तरह की कोई चीज, कोई की दी हुई होती, तो हम वो वाले डॉट्स मार देते या वो वाली लाइंस बना देते। मैं सिर्फ इमेजिनरी तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या 44 ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं हो गया? मुझे तो करना ही नहीं पड़ा, है ना। खुद ब खुद 44 सॉल्व हो गया। बस मुझे यहां पर मेंशन करना होगा टर्शियरी, ठीक है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, हाँ, हमेशा नहीं, अक्सर, अक्सर कह सकते हैं आप हमेशा भी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा होता है। अच्छा जी, अब जरा सा हम पीछे चलते हैं। जो सवाल मैंने आपको अभी कराना है, आप जरा पहली चीज देखें कि हम इंडस्ट्रीज जो पिछली दफा हम पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास एक सवाल है, स्टेट वन सिटी विद वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज टेक प्लेस। कोई ऐसी सिटी बताओ जहां पर स्पोर्ट्स गुड्स होता है, जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हो। बेसिकली वो तुमसे किस बारे में पूछ रहा है? मुख्तलिफ चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। बात समझ आ रही है? सवाल क्या है? हाँ जी, स्पोर्ट्स गुड्स कहाँ बनते हैं पाकिस्तान में? सर सियालकोट। सियालकोट। जबरदस्त, सियालकोट हो गया। अच्छा जी, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ बनते हैं? सर यूएस। कराची। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में कहाँ बनते हैं? अच्छा। पर कराची। अच्छा देखो भाई, यहाँ सियालकोट है, यहाँ पर लाहौर प्लस
सियालकोट है, ठीक है। और ये सियालकोट, अगर आप लाहौर की जगह सिर्फ सियालकोट भी लिखते तो ठीक ही होता। मैं सिर्फ लाहौर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास दो जवाबों में अलग अलग शहर आ जाए। ऊपर सियालकोट आपने कह दिया स्पोर्ट्स गुड में, तो नीचे आप सर्जिकल में भी लाहौर कह सकते हैं, लेकिन सियालकोट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर इन सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स गुड्स एज वेल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सर पूरे कराची और रावलपिंडी। एग्जैक्टली कराची में है, रावलपिंडी में है, ठीक है, लाहौर में भी है, ठीक है। लेकिन मैं एक नाम आपको जानबूझ के बताना चाह रहा हूं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा नाम याद रहे, और रेफरेंस इतना कमाल का दूंगा कि आपको मजा आ जाए, ठीक है। आप लोग सब भूले हुए होंगे वो चीज, लेकिन अभी याद आ जाएगी। देखो भाई, एक जगह का नाम लिख रहा हूं, रेफरेंस बाद में दूंगा। क्या लिखा है मैंने? वजीराबाद। वजीराबाद। ये वजीराबाद रेफरेंस दूंगा ना तो तुम कभी नहीं भूलोगे। याद है, एक बंदे के ऊपर अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले और वो बच गया था, एंड ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अभी जेल में है। Yes, sir. जी सर। सर वो अगर तुम अभी तस्वीर गूगल कर लो ना कि इमरान खान पे अटैक हुआ था कहाँ, तो वो लिखा हुआ आएगा वजीराबाद। और अगर उस जगह की गूगल में इमेजेस में चले जाओ तो वहां पे कहीं भगदड़ मचते हुए कुछ सीन्स आएंगे, और जब वो सीन्स आएंगे तो तुम देखना जिस जगह पर हमला हुआ है सब जगह पर लिखा हुआ है कि ये आयरन एंड स्टील की दुकान है, ये आयरन एंड स्टील की दुकान है। वहां इतना लोकली बिकता है ये, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, क्योंकि बड़े सेंटर्स के अलावा ये एक छोटा सेंटर है लेकिन काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, कराची, लाहौर और वजीराबाद के अलावा, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अच्छा जी, अब जी जरा मजे की चीज पे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा मजा आएगा। देखो तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई है और मैं हर बार ये बात बताता हूं। देखो भाई, एक्चुअल सवाल ये रहा पूरा, ठीक है। ये पूरा सवाल है जिसका मैं फ्रेम बना रहा हूं, लेकिन मैं हर बार अपने बच्चों को बताता हूं और फिर बता रहा हूं, और जब जब इस तरह की चीज आएगी मैं बता रहा हूं। मेरा जुमला याद रखना, कभी भी कोई भी ग्राफ, कोई भी पाई चार्ट, कोई भी मैप, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी तस्वीर आ जाए, पहले मत देखना उसको, नीचे चले जाना, सवाल ढूंढना कि एक्चुअल सवाल कहाँ है, सवाल पढ़ने के बाद वापस जाना उस चीज में। यानी मतलब अभी ये नहीं देखना, अभी ये मत पढ़ना, अभी ये मत देखना, कहाँ जाना, यहां जाना, और देखना कि वो क्या पूछ रहा है। पहले इन्फो ले लेना, उसके बाद जाके मैप में, ग्राफ में, पाई चार्ट में, पिक्चर में, किसी भी चीज में फिर जाके देखना। पहले यहां देखो कि उसने तुमसे पूछने की कोशिश क्या की है, तसल्ली से देखो फिर बताओ। कंप्लीट करने को कह रहा है 4.3 फिगर को जो तुम्हारे सामने है। बाय प्लॉटिंग द परसेंटेज शेयर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन 2018, इसका मतलब 2018 में, एंड द टर्शरी सेक्टर इन 2020। वो कह रहा है 2018 में सेकेंडरी में 25% और टर्शरी में 2020 में 38%। कह रहा है इसको प्लॉट करके दे दो, ठीक है, सिर्फ प्लॉट करके दे दो इसको, और कुछ नहीं कह रहा वो। जरा इसको हटाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास प्लॉट करने के लिए क्या चीज मौजूद है।
अच्छा जी, 2018 का है उसने। देखो तुम्हें 2018 नजर आ गया। 2018 में वैल्यू कितनी दे रहा है वो? 25%। क्या तुम्हें परसेंटेज नजर आ रही है इधर उधर? जी सर। अब अगर तुम देखो 20 और 30 तुम्हें नजर आ रहा है, अब तुम्हें ब्लॉक्स काउंट करने होंगे, ठीक है? और उन ब्लॉक्स को काउंट करके तुम चेक करोगे कि कहाँ 25 आता है। 25 ही पूछा था ना उसने। देखो 25% इन 2018 सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी की लाइन देखो पहले, की में जाके सेकेंडरी की लाइन कौन सी है? सेकेंडरी की लाइन नजर आ रही है तुम्हें, बड़े बड़े डैश वाली? तो बड़े बड़े डैश जी वाली सर। लाइन कौन सी है? ये रही। अब इसको हम्म, 2018 में काउंट करना है। 2018 में 25 है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि 25 कैसे निकलेगा, फिर उसको जाके देख लेते हैं। देखो अगर ये एक एक बॉक्स है, और जो कि एक एक बॉक्स ही चल रहा है, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक बॉक्स एक एक वैल्यू का है। तो आधे में अगर हम देखें तो 25 निकल आएगा, है ना? तो हमें डॉट लगा के उसको मैनेज करना होगा और डैश 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 लगा के उन डॉट्स तक पहुंचना होगा। पहले यहाँ जरा चेक करो 25 कहाँ आ रहा है। 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, बात समझ आ रही है? 25 की लाइन मैंने ली और मैं चलता गया चलता गया चलता गया, और मैंने जरा नीचे चेक किया कि 2018 का है। 2018 मुझे ये डार्क वाली लाइन नजर आ गई। मैंने दोबारा से इसको देखा और गालिबन यही वाली लाइन थी। अब मुझे इसको छोटा करता हूँ ताकि पता चल जाए। हाँ ठीक है जी, ये वाली लाइन आई और मैंने यहाँ ये लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी दिख जाए। सबको डॉट दिख रहा है? अब मैं इसका कलर चेंज करके इसको मिला देता हूं ताकि आपको डैश नजर आए जाता हुआ, ठीक है? इस तरह करके ये मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसी तरह तुमने किसको बनाना है? इसी तरह तुमने बनाना होगा जो नीचे दिया हुआ है 38, लेकिन वो कहां बनेगा? टर्शरी में। तो टर्शरी की लाइन कैसी है? बिल्कुल स्ट्रेट, है ना? ऐसे करके। तो टर्शरी को देख लो भाई, टर्शरी में 38 कहाँ है? टर्शरी में 38 यहां होगा, किधर? 40 से दो नीचे। 40 की लाइन अगर मैं ऊपर ले लूं तो कोई 2020 कहाँ है? 2020 बिल्कुल आखिर में। तो 40 चल रहा है, 37 चल रहा है, तो तीन ऊपर। तीन ऊपर ले लें अगर हम, तो एक ये रहा ऊपर, दूसरा ये रहा ऊपर, तीसरा ये रहा ऊपर, तो 40 कहीं आ गया इधर। मेरे ख्याल से मैंने गलत लिया है। हाँ 40 ऊपर है, एक दो तीन, नहीं सही आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ इधर प्लॉट करना होगा, ठीक है? और इस लाइन को हम ऐसे ले लेंगे। बात समझ आ रही है कैसे किया भाई? इतनी चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर। इस तरह की चीज इस चैप्टर में भी, और भी बहुत सारे चैप्टर में ये चीजें बनकर आ सकती हैं। होती आसान है, दिखती मुश्किल है। अगर तुम पहले यहां पढ़ने लगते और ये वाली लाइन भी पढ़ते, तो तुम फंस जाते कि यार पता नहीं क्या पूछने लगा है। 2012, 2020, फलाना परसेंटेज की सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, पता नहीं क्या पूछ रहा है। नीचे जाके देखा तो कितनी आसान सी चीज उसने दी हुई थी। इसलिए सजेस्ट करता हूं कि पहले जाके मेन आइडिया देखो और उसके बाद वापस जाओ, ठीक है? इससे टाइम भी बचता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पॉजिटिव आता है। क्लियर है? जी सर। अब आ जाते हैं एक ऐसे उसमें जहां पर तुम्हारे पास ट्रेड के बारे में सवाल दिया हुआ है, ठीक है? और ट्रेड में सवाल दिया हुआ है वही चीज जो अभी बताई कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नीचे जाके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। नेम अ कंट्री विच इज अ मेन ट्रेडिंग पार्टनर फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चेक करो भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कौन है मेन ट्रेडिंग पार्टनर? कैसे पता चलेगा, जरा चेक करो।
सर यूएई और यूएसए। कैसे? दोनों में वो नंबर 1 है इसलिए। देखो सर पहले तुम जी पहले चेक करो। इट्स नॉट अ राइट जी आंसर। आई वांट यू टू रिकरेक्ट इट, ठीक है? यस सर। चाइना। सर चाइना। ओके, सम ऑफ यू आर सेइंग चाइना, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही बताया है। स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है? गलती करोगी तो सीखोगी। यस, चाइना। चाइना के साथ साथ एक और भी है जो हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर यहां पर नजर आ रहा है। सर यूएई। यूएई। देखो, एक बंदा यहां पर और एक बंदा यहां पर, इसका मतलब ये दोनों में मौजूद है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, ये भी सेकंड पे और ये भी सेकंड पे, तो 1 और 4 या 2 और 2, कौन सा ज्यादा बेहतर है? 2 और 2। मेरे ख्याल से 2 और 2, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू जरा ज्यादा बेहतर बनती है, ठीक है? तो मैंने यहाँ चाइना लिख दिया। यूएई भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? सेकेंडली, स्टेट। स्टेट का मतलब है 1 वर्ड आंसर। देखो, जगह भी उसने कम दी है, ठीक है? 2 ऑफ पाकिस्तान्स मेन एक्सपोर्ट्स एंड 2 ऑफ इट्स मेन इंपोर्ट। पाकिस्तान क्या दो चीजें बाहर भेजता है और क्या दो चीजें मंगाता है? किससे मंगाता है ये नहीं कहा, क्या मंगाता है, ठीक है? 2 ऑफ पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान क्या चीजें भेजता है बाहर? फैज, हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भेजते हैं बाहर। हाँ ठीक है, टाइपो सही हो गया, ठीक है, करेक्ट मार लिया, गुड वन। मैं यही सोच रहा था तुम्हारी तरफ से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, और सर्जिकल आइटम्स। बाय द वे, ये दोनों चीजें सियालकोट में बनती हैं, ठीक है? और इंपोर्ट क्या करते हैं हम? ऑयल, ठीक है, वीट कर सकते हैं, चलो ऑयल, ठीक है, और मैं मशीनरीज कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा ट्रेंड हो गया मशीनरीज बाहर से मंगवा के बड़ा काम करने का। क्या इतनी बात समझ आ रही है? जितनी इंफॉर्मेशन हमने वहां पढ़ी थी वो यहाँ पे सॉल्व होती नजर आ रही है, ठीक है? नाउ फिर से वही चीज कि एक ग्राफ, एक बार, एक चार्ट आ गया है। मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो यहां जाएंगे या यहां जाएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं वो डायरेक्ट यहां आएंगे और देखेंगे व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट इन 2016। देखो, यूनिट उसने खुद लगाकर दिया है। मैं कभी पूछ रहा होता तुमसे तो मैं ये यूनिट लगा के नहीं पूछता, क्योंकि यूनिट लिखना तुम्हारा काम है, और यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो पैसे, मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब देखो 2016 में कितनी इंपोर्ट है, जरा गौर करके देख लें। अब वहां पर हम एक एक डब्बे को ले रहे थे एक एक करके, यहां एक डब्बा 2 की वैल्यू में होगा, तो 2 2 4 6। 6, तो 46 हो रहा है ये, है ना? मैं यहां 46 इसलिए रख रहा हूं ताकि मुझे नीचे जाते हुए याद रहे। तो कितना आंसर बन रहा है? 46। अब यहां तुम्हें यूएस बिलियन डॉलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद लिखा हुआ है। लेकिन अगर कभी नहीं लिखा हुआ तो तुम डॉलर और बिलियन जरूर लगाओगे, भले यूएस लिखो ना लिखो, क्योंकि डॉलर डॉलर ही है, ठीक है ना? वो बात समझ आ रही है, क्योंकि ऊपर उसने दिया हुआ है यूएस डॉलर्स। हाउ हैज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट चेंज्ड सिंस 2018? 2018 कहां है भाई? ये रहा। और अभी क्या है हैसियत? ये रही। तो जरा दोनों डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड, ओके। हाउ हैज, तो अब तुमने डिक्रीज भी बता देना है और साथ साथ तुम जरा कैलकुलेट भी कर लो ना। 60 यहां है, ये वाली 60 है ना?
और ये जो 2016 में था 2016 से कम है, 44 है ना? तो कितना हुआ? 16 बिलियन डॉलर्स कम हो गई है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? डिक्रीज्ड, ठीक है, और ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा कि कितना था, 60 था शायद, 60 और एहतियातन 60 और 44 मेंशन कर दूंगा ताकि 16 बिलियन डॉलर्स डिक्रीज हुई। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है? अब आखिरी सवाल करो और फिर भाग जाना। ठीक है, मेरे ख्याल से हिबा चली गई होगी। हिबा हो के गई? सर है। है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा भाई देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट, बट बच्चों ने ब्लंडर किया था इस सवाल में, क्योंकि इस तरह का सवाल पहले आया हुआ नहीं था जिस साल ये सवाल आया था। ठीक है, आई गेस 2020 में आया था ये सवाल। अच्छा जी, देखो तुमसे टोटल एक्सपोर्ट कितनी बता रहा है वो, एक्सपोर्ट है तुम्हारी इतनी, और तुम्हारी टोटल इंपोर्ट कितनी है, इतनी। ठीक है, क्या पूछा उसने तुमसे? उसने पूछा है पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस निकालो। तो ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला तुमने क्या बनाया था? तुमने बनाया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो तुम्हारी एक्सपोर्ट कितनी है? 24.8, और तुम कितने में से माइनस करोगे इसको? तुम 55.6 से माइनस करोगे। क्या minus तुम्हें 30.8. कितनी आ रही है ये? 30.8। क्या यही आंसर है? सोच के बताओ। सर माइनस साइन भी Yes, लगेगा। sir. इसमें माइनस साइन भी लगेगा। बस यही एक गलती थी जो एग्जामिनर तुम्हें जल्दी में करवाना चाहता था मेरा बेटा। वो चाहता था तुम जल्दी 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 करो और माइनस भूल के आगे निकल जाओ, और उसके बाद वो 1 नंबर अपने बच्चों को जाके घर में दे देता और पार्टी करता है, ये हमें 1 नंबर मिला है। बात समझ आई? वो तुम्हारे इसको जी सर। अगर तुम माइनस नहीं लगाते तो पॉजिटिव कंसिडर कर लेता वो, ठीक है ना, और तुम्हारा 1 नंबर चला जाता, तुम्हारी वर्किंग के नंबर दे देता वो, लेकिन तुम्हारे आंसर को क्रेडिट नहीं करता। सो इस तरह एग्जामिनर छोटी सर छोटी किधर चीज, जा ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें देता है और वो तुम्हारे नंबर्स इस तरह काट लेता है। आई होप कि आज की क्लास में छोटी मोटी चीजें समझ आई होंगी, पास पेपर समझ करने के बाद ज्यादा बेहतर अंदाजा हुआ होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। जिनकी क्लासेस 2 दिन की होती हैं उनको आज टाटा, और जिनकी क्लासेस 3 दिन होती हैं उनको कल के लिए अभी से वेलकम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जी टाटा सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।